Hello everyone, welcome back to my channel. So hope so you are doing very well for your NORCET preparation. So today's our part 14 of NORCET mini mock test series. So अब एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम बचे हैं, so please be focused. जो भी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट आपको कर रही है उसको रिमूव करो एंड फोकस से अच्छे से विथ कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो. जो भी आपने पढ़ रखा है उसको प्रॉपर रिवाइज करते रहो. कोई ऐसा मत सोचो कि लास्ट में रिवाइज करना है, नहीं, अभी कभी आपको साथ के साथ रिवीजन भी चलते रहना चाहिए. प्लस यस, एमसीक्यू बहुत सारे प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो, एनालाइज करो एंड जो भी मिस्टेक्स है उसको प्लीज प्लीज कम से कम करो. ठीक है ना. सो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन. हमारा जो क्वेश्चन है आज का डेट इज बेस्ड ऑन सिनेरियो है, पूरा का पूरा एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है ना. सो स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज नर्स टाइलोर एडमिनिस्टर्स अल्ब्यूट्रोल. ठीक है, अल्ब्यूट्रोल टू मिस्टर जॉनसन, अ क्लाइंट विथ एम्फाइसीमा. ओके, एक क्लाइंट है विथ एम्फाइसीमा, उसको अल्ब्यूट्रोल दिया जा रहा है. ठीक है. एज पर द फिजिशियंस ऑर्डर शी मॉनिटर्स हिम फॉर साइंस दैट द मेडिकेशन इज इफेक्टिव. विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स would indicate a therapeutic response to the drug. ओके, सो इसमें सबसे पहले तो आपने दो चीजें पता होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, अल्बिट्रोल क्या होता है, क्या इसका एक्शन है. सेकेंड, ये एम्फाइसीमा में क्यों दिया गया है. So as you know, emphysema is a type of COPD, right? COPD, that is the chronic obstructive pulmonary disease. उसका टाइप है chronic bronchitis plus emphysema. So emphysema में बेसिकली क्या होता है, जो एल्वुलाई है ना उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है. सो एल्वुलाई का डिस्ट्रक्शन हो गया है, सो प्रॉपर गैसोस एक्सचेंज नहीं हो रहा है ना. सो पेशेंट को डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगा, टेकिपनिया होगा, है ना, ये सारे सिम्टम्स होंगे. सो एल्ब्यूट्रोल क्या करेगा, एल्ब्यूट्रोल क्या है, इट इज बीटा एगोनिस्ट. बीटा एगोनिस्ट है, मतलब कि क्या है, इट इज शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है. मतलब कि ये क्या करेगा, ब्रोंको डायलेट करेगा, ब्रोंकस को डायलेट करेगा. ब्रोंकस डायलेट होगा तो पेशेंट को जो ईज ऑफ ब्रीदिंग में क्या होगा, पेशेंट को इजी होगा. सो बिकॉज ऑफ दैट अल्ब्यूट्रोल दिया जाता है. तो उन्होंने बेसिकली बोला है कि हम अल्ब्यूट्रोल दिया, बट इनमें से हम कौन सा साइन मॉनिटर करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि यस, पेशेंट को आराम मिला है. पेशेंट की कंडीशन थी एम्फाइसीमा, हमने दिया अल्ब्यूट्रोल, पेशेंट को थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स हुआ है, पेशेंट को आराम हुआ है कि नहीं हुआ, हमें कौन से पैरामीटर से पता चलेगा. फर्स्ट, इफ द पेशेंट हार्ट रेट इज 100 बीट्स पर मिनट. तो देखो, पेशेंट का हार्ट रेट 100 बीट पर मिनट है, ये हो सकता है. सो बीटा जो हमारा अल्ब्यूट्रोल है दैट इज बीटा एगोनिस्ट. सो इसका साइड इफेक्ट होता है दैट इज की टेकीकार्डिया, है ना, टेकीकार्डिया हो गया, ट्रेमर हो गया. इट इज द नॉर्मल साइड इफेक्ट, है ना. सो हार्ट बीट 100 हो सकता है. सो इसका साइड इफेक्ट, एज अ साइड इफेक्ट हार्ट बीट 100 या 100 से ज्यादा हो सकता है, बट इट इज नॉट द थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स नहीं है. सो ये हमारा गलत हो गया. रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 22 ब्रेथ पर मिनट, यस, ये हो सकता है क्योंकि पेशेंट को सांस लेने में इजीनेस होगा तो ऑफकोर्स टेकिपनिया रिजॉल्व हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रिजॉल्व हो जाएगा, है ना. सो ये हो सकता है. यूरिन आउटपुट 40 ml पर आवर. सो यस, अल्ब्यूट्रोल का यूरिन आउटपुट से लेना देना नहीं है. सो ये बिल्कुल गलत हो गया. प्यूपिल दैट आर डायलेटेड एंड रिएक्टिव टू लाइट. सो प्यूपिल का प्यूपिल डायलेटेड एंड रिएक्टिव टू लाइट, इस ये भी थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स ऑफ अल्ब्यूट्रोल नहीं है. सो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया. आंसर क्या होगा, आंसर इज बी, वेरी सिंपल. कि अल्ब्यूट्रोल दिया, ब्रोंकोडायलेटर है, ब्रोंकस डायलेट करेगा तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगा, तो टेकिपनिया जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा, तो पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी रेट है वो 22 हो जाएगा, मतलब कि नॉर्मल हो जाएगा. तो आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर. वेरी सिंपल क्वेश्चन. ठीक है ना. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज नर्स सारा इज अटेंडिंग टू अ पेशेंट विथ अ ट्रेक्योस्टोमी. ठीक है, पेशेंट को ट्रेक्योस्टोमी हुआ है एंड नर्स सारा इज अटेंडिंग टू दैट पेशेंट, एंड उसके साथ पेशेंट को ट्रेक्योस्टोमी हुआ है एंड उसको क्या है, हाई फीवर है, दैट इज 103 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर है. ठीक है. विच इंटरवेंशन इज मोस्ट लाइकली टू डिक्रीज द क्लाइंट्स ABG, आर्टेरियल ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन. तो उन्होंने बोला है कि इनमें से ABCD में से ऐसा कौन सा इंटरवेंशन है जिसकी वजह से पेशेंट का आर्टेरियल ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन डिक्रीज हो सकता है. फर्स्ट, इंकरेजिंग द पेशेंट टू कफ. तो कफ करने से तो पेशेंट का इनफैक्ट जो एयरवे है वो और क्लियर होगा, है ना. क्लियर होगा तो सैचुरेशन और इंक्रीज होना चाहिए, है ना. SpO2 जो है, जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, इन द टिश्यूज जो है वो क्या होगा, और इंक्रीज होगा. सो इट इज रॉन्ग. अप्लाइंग कूलिंग ब्लैंकेट. सो देखो, पेशेंट को फीवर है 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो फीवर को कम करने के लिए
ये कूलिंग ब्लैंकेट लगाया है, सो दैट्स द नॉर्मल। एंड ये भी क्या करेगा, ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन डिक्रीज नहीं करेगा, सो ये भी गलत हो गया। यूजिंग इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, सो स्पायरोमेट्री करने से भी क्या होगा, पेशेंट का एयरवे अच्छे से क्लियर होगा, लंग एक्सपैंड होगा, तो अगेन ये क्या करेगा, सैचुरेशन नॉर्मल करेगा, सैचुरेशन इंक्रीज करेगा, है ना, ब्लड में ऑक्सीजन इंक्रीज करेगा, तो ये भी गलत हो गया। परफॉर्मिंग एंडोट्रेकियल सक्शनिंग, यस, सो हम जब एंडोट्रेकियल सक्शनिंग करते हैं या फिर ट्रेकियोस्टोमी सक्शनिंग करेंगे तो क्या होगा कि जब सक्शनिंग करेंगे तो सिक्रेशन के साथ साथ जो एयर है वो भी बाहर आएगा, एयर भी बाहर आएगा, सो बिकॉज ऑफ दैट ऑक्सीजन क्या होगा, डिक्रीज होगा। प्लस क्या होगा कि जब हम सक्शन करते हैं तो सक्शन कैथेटर डालते हैं, तो वो पार्शियली या फिर कंप्लीटली एयरवे को ब्लॉक करेगा, तो प्रॉपर वेंटिलेशन भी नहीं होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, जो आर्टेरियल ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो टेम्परेरी बट डिक्रीज होगा, है ना, टेम्परेरी ही डिक्रीज हो बट डिक्रीज होगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट जब भी सक्शन करते हैं सो प्री ऑक्सीजनेशन करते हैं, प्री ऑक्सीजनेशन करते हैं विथ 100%, सो विथ 100% FiO2 के साथ हम पेशेंट को प्री ऑक्सीजनेट करते हैं, एंड आफ्टर भी आफ्टर सक्शनिंग भी हम पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेट करते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपर ऑक्सीजनेट द पेशेंट बिफोर द सक्शनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, सो दैट क्योंकि सक्शनिंग इज अ प्रोसीजर इन विच पेशेंट को डिसैचुरेशन हो जाता है, पेशेंट का जो भी ऑक्सीजन है वो और बाहर आ जाता है, सो इसलिए बिकॉज ऑफ दैट रीजन हमें हमेशा सक्शन करने से पहले हमें पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेट करना पड़ता है, ठीक है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड यस, मुझे इसमें आप ये भी बताओगे कि हम ड्यूरेशन कितना रखते हैं इफ वी आर डूइंग दैट सक्शन फ्रॉम द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, सो मैक्सिमम कितने ड्यूरेशन तक हम कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नॉर्सेट पॉइंट ऑफ व्यू, सो प्लीज मुझे इसका आंसर आप कमेंट में बताना, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स टाइलर इज रिव्यूइंग रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी with a nursing student, ठीक है, she asked the student to identify the term for the amount of air inspired and expired with each breath. What is this called? Very very simple questions, but yes, it will be asked in the NOSET exam, ठीक है ना। so इन्होंने बोला है कि amount of air inspired or expired with each breath, it is called tidal volume, very very simple. The amount of air inspired and expired in each breath, it is known as tidal volume, ठीक है ना। residual volume क्या होता है, the amount of air remaining in the lungs after a full expiration, full expiration के बाद भी कितना amount of air आपके lungs में रहता है, that is known as residual volume, ठीक है ना। dead space volume क्या होता है, the amount of air that is not participating in ventilation, जो ventilation में participate नहीं करता है, that is like trachea में जो है, जो bronchus में है, that is not participating in the exchange of the gaseous exchange में participate नहीं करता है ना, so जो gaseous exchange में participate नहीं करता है उसको हम बोलते हैं dead space volume, ठीक है ना। एंड वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, that is the total like वाइटल कैपेसिटी मतलब कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर अ फुल इंस्पिरेशन, दैट इज नोन एज वाइटल कैपेसिटी। इसमें हमारा टाइडल वॉल्यूम भी इंक्लूड होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी इंक्लूड होता है, एंड हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी इंक्लूड होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी एमसीक्यू आ सकता है ना, कि वाइटल कैपेसिटी मतलब कि अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर अ फुल इंस्पिरेशन, सो दैट इज वाइटल कैपेसिटी, मतलब आपकी लंग की कितनी कैपेसिटी है, ठीक है ना। कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके का आता है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या प्री में इस तरीके का एमसीक्यू आ सकता है, बस डेफिनेटली इस तरीके का एमसीक्यू आ सकता है, क्योंकि डे बाय डे क्या हो रहा है कि एग्जाम हार्डर होता जा रहा है। एग्जाम हार्डर होना इन द सेंस कि जो क्वेश्चन है ना वो आपको बहुत डीपर पूछने लगे हैं, आपका जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, एंड जो क्वेश्चंस है वो बेसिकली ऐसे 5-6 पैराग्राफ होते हैं, तो लोग इस तरीके से डर जाते हैं, एंड वो सिनेरियो बेस्ड प्रायोरिटी बेस्ड आने लगे हैं, क्लिनिकल बेस्ड आने लगे हैं, तो लोगों को लगता है कि एग्जाम हार्ड हो गया है। एग्जाम हार्ड नहीं हो गया है, उनका जो पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा डीप हो गया है। पहले थोड़ा सुपरफिशियल पूछ लेते थे बट अब थोड़ा डीप पूछने लगे, तो आपको जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसका आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, विथ बेसिक से अच्छे बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि हाँ वो क्या होता है ना, ऐसे सुपरफिशियल पढ़ के नहीं हो सकता है। तो अगर आपका अच्छे से नॉलेज है तो आप इजिली इस क्वेश्चंस को कर पा रहे होंगे, है ना। कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन कि नर्स स्टीवेंस इज कंडक्टिंग अ होम विजिट फॉर मिसेस क्लार्के। ओके, अब पेशेंट विथ एडवांस लंग कैंसर, पेशेंट किस चीज का है, एडवांस लंग कैंसर का है, ठीक है। ड्यूरिंग द असेसमेंट नर्स स्टीवेंस नोट्स wheezing, bradycardia and respiratory rate of 10 breath per minute. Okay,
सो वो जो पेशेंट है एडवांस लंग कैंसर का है, एंड व्हेन शी असेस, तो क्या फाइंड करती है कि पेशेंट को विजिंग हो रहा है, ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, रेस्पिरेटरी रेट कितना है 10 है, मतलब कि ब्रेडिप्निया भी हो रखा है। दिस सिम्टम्स आर इंडिकेटिव ऑफ विच कंडीशन? हाइपोक्सिया, सेमी कॉन्शियसनेस, डिलीरियम और हाइपरवेंटिलेशन। तो देखो मतलब कि इस क्वेश्चन में बेसिकली उन्होंने हमसे क्या पूछ लिया कि फोर ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन का उन्होंने बेसिकली मीनिंग पूछा है ना, देखा जाए तो, क्योंकि ये जो कंडीशन है वीजिंग, ब्रेडिकार्डिया और ब्रेडिप्निया और कुछ भी बता सकता है ना, बट उन्होंने बोला कि दिस सिम्टम्स आर इंडिकेटिव ऑफ विच कंडीशन, कुछ भी कंडीशन हो सकता है, बट बेसिकली उन्होंने ये 4 ऑप्शन दिया है, एंड वो जानना चाहते हैं कि ये 4 ऑप्शन आपको पता है कि नहीं पता है, व्हाट इज हाइपर वेंटिलेशन, व्हाट इज डिलीरियम, यू नो और नॉट नो। सो दे बेसिकली चेक योर बेसिक नॉलेज, राइट। सो हाइपोक्सिया यू नो दैट इज द लैक ऑफ ऑक्सीजन, है ना, लैक ऑफ ऑक्सीजन, है ना। सेमी कॉन्शियसनेस क्या होता है कि ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस, ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। डिलीरियम क्या होता है? इट इज द सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, सडन एंड टेम्परेरी क्या होता है? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, सो दैट इज डिलीरियम। हाइपर वेंटिलेशन क्या होता है कि एक्सेस वेंटिलेशन लेना, है ना, इंक्रीज, इसमें क्या होगा, रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? रेस्पिरेटरी रेट 10 हो रखा है, ब्रेडिप्निया हो रखा है, तो हाइपर वेंटिलेट तो नहीं कर रहा है पेशेंट हाइपो वेंटिलेशन में चला गया है ना। सो रेस्पिरेटरी रेट कम है, पेशेंट वीजिंग कर रहा है, तो ऑफकोर्स क्या होगा? गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होगा, गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होगा तो ऑफकोर्स टिश्यू को भी प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? हाइपोक्सिया होगा। तो ये कंडीशन क्या बता रहा है? हाइपोक्सिया बता रहा है, ठीक है ना। सो आंसर क्या होगा? ए होगा। सो मतलब कि बेसिकली आपने चीजें पता होना चाहिए, चीजें पता होगा तो आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर लोगे, है ना, ठीक है। कमिंग टू फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज नर्स विलियम्स इज अटेंडिंग टू मिस्टर जॉनसन, अ पेशेंट हु रिसेंटली हैड अ ट्रेकियोस्टोमी, ठीक है। व्हाट शुड बी द नर्स विलियम्स फर्स्ट प्रायोरिटी इन केयरिंग फॉर मिस्टर जॉनसन? ओके, सो पेशेंट को रिसेंटली क्या हुआ है? ट्रेकियोस्टोमी हुआ है। सो वाइल केयरिंग दिस पेशेंट आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा? इंश्योरिंग हिज एयरवे रिमेन्स पेटेंट, encouraging participation in daily activities, prevent from infection and assisting him with communication। so पेशेंट को ट्रेकियोस्टोमी हुआ, ये सारे के सारे केयर इंपॉर्टेंट है, बट उन्होंने बोला कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? सो अकॉर्डिंग टू एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, हमेशा हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो क्या होगा? एयरवे पेटेंट रखना। तो उन्होंने क्या बोला है? इंश्योरिंग इज एयरवे रिमेन्स पेटेंट, एयरवे रिमेन पेटेंट रहे, दैट इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद हमारे इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने का आएगा, उससे बाद हमारा आएगा कि वो डेली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो, बट फर्स्ट कि उसका एयरवे इंटैक्ट रहे। एयरवे इंटैक्ट रहेगा तभी तो प्रॉपर सांस ले पाएगा, तभी तो वो आगे का काम कर पाएगा, है ना, सिंपल सी चीज है। तो आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट दे चेक योर बेसिक नॉलेज, राइट, है ना, कि एबीसी कभी भी प्रायोरिटी पूछे हमेशा फॉलो एबीसी, हमेशा फॉलो एबीसी, और आइदर मास्लो हायरार्की, है ना, मास्लो हायरार्की आई थिंक आपने पढ़ रखा होगा। कमिंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, Nurse Adams is caring for Mr. Anderson, a patient with cystic fibrosis, है ना। cystic fibrosis आपके माइंड में थोड़ा बहुत एटलीस्ट पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए cystic fibrosis में क्या होता है ना। so cystic fibrosis का पेशेंट है who has been admitted with an acute respiratory infection। of course इसको इन्फेक्शन हो सकते हैं ना, क्योंकि cystic fibrosis में क्या होता है? इट इज जेनेटिक डिसऑर्डर, है ना, ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है? CFTR जो जीन होता है उसमें म्यूटेशन हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना उसमें अफेक्ट होता है। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड में अफेक्ट होता है तो क्या होता है? जो सिक्रीशन होता है ना, जो म्यूकस होता है वो क्या होने लग जाता है? ड्राई हो जाता है। तो कहाँ कहाँ के म्यूकस ड्राई हो जाते हैं? जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है, GIT सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो म्यूकस है वो ड्राई हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मतलब कि सीमेन हो गया, और फीमेल में तो इनफर्टिलिटी कॉज करता है। GIT सिस्टम में वहाँ पे लाइक हमारा पैनक्रियाज हो गया, है ना, लीवर हो गया, तो वहाँ पे ड्राई हो जाएगा, है ना, तो लाइक GIT प्रॉब्लम होगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगा, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम होगा, है ना। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम का म्यूकस ड्राई हो जाएगा तो क्या होगा? सिक्रीशन जो है वो थिक हो जाएंगे, है ना। सो इस तरीके से आपको चीजें पता होनी चाहिए। तो अब सिक्रीशन थिक होगा, वो प्रॉपर से बाहर नहीं आ पाएगा, एक्सपेल नहीं हो पाएगा, तो पेशेंट को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के भी बहुत ज्यादा चांसेस है ना। तो उन्होंने बोला है कि हिज ट्रीटमेंट प्लान इंक्लूड चेस्ट फिजियोथेरेपी। ऑफ कोर्स हम चेस्ट फिजियोथेरेपी करेंगे सो दैट जो सिक्रीशन है वो थोड़ा सा मोबिलाइज्ड होके बाहर आए, है ना। व्हेन शुड नर्स एडम्स शेड्यूल दिस प्रोसीजर? तो उन्होंने बेसिकली ये पूछा है कि चेस्ट फिजियोथेरेपी उसके प्लान में इंक्लूड होना चाहिए, बट वो चेस्ट फिजियोथेरेपी हमें कब करना है? एटलीस्ट 2 hours
पोस्ट मिल, यस 2 आवर्स पोस्ट मिल कर सकते हैं, बट आगे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द एपिसोड ऑफ ब्रोंकोस्पेजम नेवर, जब ब्रोंकोस्पेजम हो रहा है उस टाइम आप चेस्ट फिजियोथेरेपी करेंगे तो कितना ज़्यादा पेनफुल है, लाइक इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ना। सो वी कांट डू चेस्ट फिजियोथेरेपी ड्यूरिंग ब्रोंकोस्पेजम, क्योंकि उसको ऑलरेडी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रखा है, ब्रोंकोस्पेजम हो रखा है, प्रॉपर एयर वेंटिलेशन नहीं हो रहा है, एंड चेस्ट फिजियोथेरेपी उस कंडीशन को और एक्सजर्वेट कर सकता है ना। सो उस टाइम नहीं करना है। वन सिक्रेशन हैज बीन मोबिलाइज, सो बेसिकली हम चेस्ट फिजियोथेरेपी क्यों करते हैं, सो दैट सिक्रेशन जो है वो लूज हो जाए, मोबिलाइज हो जाए। तो जब सिक्रेशन मोबिलाइज हो जाएगा तब चेस्ट फिजियोथेरेपी करने का कोई सेंस नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। जस्ट बिफोर अ मील, लो जस्ट बिफोर अ मील नहीं करना, एटलीस्ट हाफ एन आवर या 1 आवर पहले हमें मील से करना है, क्योंकि जस्ट बिफोर अ मील करेंगे तो पेशेंट ऐसी नोजिएटेड फील करेगा, मील ले लेगा तो वॉमिटिंग आ जाएगी। सो जस्ट बिफोर अ मील नहीं करना है। द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, द करेक्ट आंसर इज एटलीस्ट 2 आवर्स पोस्ट मिल। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो देखो कुछ चीजें हम पढ़ते हैं, बट जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें चूज करने होते हैं। सो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज टेलिंग यू कि जो भी चीजें आप पढ़ो इतना ही पढ़ो, प्लस बट प्लीज इतना एमसीक्यू करो, इतना रिविजन करो, क्योंकि हम जो भी चीजें पढ़ते हैं ना, पढ़ना इज डिफरेंट। थ्योरी आपने पढ़ लिया, दैट इज ओके, बट उस थ्योरी को जब आप एमसीक्यू कर रहे हो, तब जब आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो उस थ्योरी को कैसे अप्लाई करना है, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट यू हैव टू लर्न, बिकॉज इन द एग्जाम बेसिकली हमें थ्योरी नहीं आएगा, बिकॉज ये हमारा प्रोफेशनल एग्जाम नहीं है, ये हमारा लाइक जो थ्योरी एग्जाम है, जो हमें पास करने के लिए जो हम पढ़ते थे वो एग्जाम नहीं है। इट इज द एंट्रेंस एग्जाम जहाँ पे आपको एमसीक्यू आएगा एंड वो आपको सॉल्व करना है। एमसीक्यू में 4 ऑप्शन आएगा, तो आपने बेसिकली वो एबिलिटी डेवलप करनी है कि उस ऑप्शंस में से करेक्ट हमें कैसे चूज करना है, कैसे हमने जो भी थ्योरी पढ़ रखा है उसको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है ना। सो दैट यू हैव टू लर्न, एंड ये कैसे आएगा, बेसिक ये ऑफ कोर्स तभी आएगा जब उसको प्रैक्टिस करोगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट है ना। सो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपको आएगा। इसलिए आई ऑलवेज इंसिस्ट यू कि प्लीज प्रैक्टिस 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 एमसीक्यू एज मच एज पॉसिबल, ठीक है ना। Yes, coming to the 7th question, Nurse Ava is reviewing lab result for Mr. Clark, focusing on his arterial blood gas. Okay, she wants to ensure his pH level fall within the normal range for arterial blood. What is the normal pH range of arterial blood gas? एंड आई थिंक 9th क्लास के बच्चों को आजकल आता है कि नॉर्मल pH कितना होता है हमारा। नॉर्मल pH एवरीबडी नोज, दैट इज 7.35 टू 7.45। सो आंसर क्या हो जाएगा, सी। वेरी सिंपल। इस तरीके का एमसीक्यू आ सकता है। तो देखो कभी कभी क्या होता है ना, हम बहुत इजी क्वेश्चंस को हम गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि हमें लगेगा यार इतना इजी क्वेश्चंस नॉट सेट नहीं पूछ सकता है, फिर हम इसमें ओवर थिंक करने लग जाएंगे, एंड ओवर थिंक करके हम कुछ गलत करके आ जाएंगे। तो इतना ओवर थिंक नहीं करना है। यस, कभी कभी इजी क्वेश्चंस पूछ लेता है, दैट्स व्हाई आई पुट दैट काइंड ऑफ इजी क्वेश्चन, सो दैट आपको लगे कि यस एग्जाम में भी इजी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। सो आंसर क्या होगा, सी होगा। बट यस, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली, है ना। मे बी वो कुछ लास्ट में कुछ अलग सा कुछ पूछ के उस ट्विस्ट कर सकते हैं ना, तो आपको क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना है, एंड चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सो आंसर सी होगा इसका वैसे। Coming to 8th question, Nurse Laura is reviewing the ABG result of Mr. Peterson, which show a pH of 7.5, PaCO2 of 26, ऑक्सीजन सेचुरेशन इज 96, बाइकार्बोनेट जो है वो 24 है, एंड PaO2 जो है वो 94 है। बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज व्हाट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो पीएच दे रखा है, जो एबीजी दे रखा है वो क्या है, एसिडोसिस है, अल्कलोसिस है, क्या है। तो पीएच कितने हैं, 7.5 है, और PaCO2 कितना है, 26 है, एंड बाइकार्ब कितना है, बाइकार्ब हमारा 24 है। तो आप बताओ क्या है ये, दैट इज मैंने आपको रूल बताया था, दैट इज कि हमें कैसे फॉलो करना है, एसिड नॉर्मल बेस। तो पीएच कहाँ पे आ रहा है, पीएच 7.5 है, दैट इज इन द अल्कलोसिस में आ रहा है, तो पीएच हमारा अल्कलोसिस में बेसिक में आ रहा है। PaCO2 कितना है, 26 है, इट इज अगेन कहाँ आ रहा है, ये भी हमारा अल्कलोसिस में आ रहा है, ठीक है। एंड बाइकार्बोनेट कितना है, 24 है, मतलब कि बाइकार्बोनेट कितना में आ रहा है, नॉर्मल में आ रहा है। तो ये क्या है, इट इज रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। तो पेशेंट को क्या हो रखा है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो रखा है ना। मतलब CO2 बहुत ज्यादा वॉश आउट हो चुका है, तो पेशेंट रेस्पिरेटरी
एल्कलोसिस में जा रखा है, और वो भी क्या है, डीकॉम्पेंसेटेड, अनकॉम्पेंसेटेड है। तो हमें क्या करना है, एडमिनिस्टर अ प्रिस्क्राइब डीकंजेस्टेंट। तो डीकंजेस्टेड तो हम जब देते हैं जब पेशेंट को कंजेशन हो रखा है, तो यहाँ पे पेशेंट को रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो रखा है, पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट किया है, तो पेशेंट को रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो रखा है, तो यहाँ पे डीकंजेस्टेड देने का कोई एज सच कोई फायदा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑफर द क्लाइंट फ्लूइड फ्रिक्वेंटली, तो डेट इज द डिफरेंट थिंग। यहाँ पेशेंट को हमें ऑफ कोर्स फ्लूइड तो देना ही है, बट उसका रिलेशन यहाँ पे एबीजी करेक्शन से नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू ब्रीथ इनटू अ पेपर बैग, यस दिस वी कैन डू, है ना। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि पेशेंट का जो ऑक्सीजन है वो ऑलरेडी 94 है, PaO2 94 है एंड सैचुरेशन 96 है ना, SpO2 96 है एंड PaO2 जो है वो डेट इज 94 है, सो डेट इज ऑलरेडी नॉर्मल अमाउंट, नॉर्मल रेंज में है। तो ऑक्सीजन सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के देने का भी कोई फायदा नहीं है। सप्लीमेंट ऑक्सीजन कब देते हैं, जब पेशेंट का PaO2 कम होता है, सैचुरेशन कम होता है, बट यहाँ तो पेशेंट का सैचुरेशन भी सही है, PaO2 भी सही है, तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन सप्लीमेंट करने की नीड नहीं है। तो बेसिकली पेशेंट को क्या हो रखा है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो रखा है, CO2 ज्यादा वॉश आउट हो चुका है, तो हम पेशेंट को क्या बोलेंगे कि पेपर के अंदर ब्रीथ करो एंड रीब्रीथ करो, सो दैट CO2 इनहेल करेगा तो थोड़ा सा CO2 अंदर बॉडी में रिटेन होगा, तो पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है वो कॉम्पनसेटेड हो जाएगा, है ना। तो आंसर क्या होगा, C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल था। कमिंग टू 9th क्वेश्चन, नर्स एंड्रयूज इज केयरिंग फॉर मिस्टर थॉमसन, अ 65-year-old पेशेंट डायग्नोज्ड विद COPD। ठीक है, टू एंश्योर मिस्टर थॉमसन मेंटेन एडिक्वेट गैस एक्सचेंज, नर्स एंड्रयूज मस्ट चूज द मोस्ट इफेक्टिव नर्सिंग एक्शन, विच एक्शन शुड शी प्रायोरिटाइज। तो इनमें से कौन सा एक्शन प्रायोरिटाइज करेंगे फॉर प्रॉपर एडिक्वेट गैस एक्सचेंज, ठीक है ना। तो पोजिशनिंग द पेशेंट्स इन अ सेमी फॉलर पोजिशन, यस दिस वी कैन डू। ठीक है, इनकरेजिंग द पेशेंट टू कंज्यूम द 3 ग्लासेस ऑफ फ्लूइड डेली, तो पेशेंट का टेकिंग ऑफ फ्लूइड इंटेक से गैसेस एक्सचेंज का कोई कनेक्शन नहीं है, एंड ऑल्सो 3 ग्लास ऑफ वाटर इन अ डे इज नॉट एडिक्वेट, है ना, बहुत कम है, सो ये बिल्कुल गलत हो गया। एडमिनिस्ट्रिंग अ प्रिस्क्राइब्ड सेडेटिव, तो पेशेंट ऑलरेडी COPD का है एंड हमें टू इंश्योर मिस्टर थॉमसन मेंटेन एडिक्वेट गैस एक्सचेंज, एंड उसको अगर हमने सेडेटिव दे दिया तो पेशेंट ऑलरेडी हाइपोवेंटिलेशन में चला जाएगा, प्रॉपर वेंटिलेट भी नहीं कर पाएगा, तो प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, तो ये भी हम नहीं करेंगे। अप्लाइंग अ हाई फ्लो वेंचुरी मास्क टू डिलीवर प्रिस्क्राइब्ड ऑक्सीजन, तो देखो यहाँ पे ना लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लोगों को लगेगा प्रायोरिटी पूछा है तो आंसर ए होगा, क्योंकि फर्स्ट हम पहले पोजिशन करते हैं, बट देखो यहाँ पे आंसर डी होगा। क्यों होगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि पेशेंट जो है वो COPD का है, एंड टू इंश्योर मिस्टर थॉमसन मेंटेन एडिक्वेट गैस एक्सचेंज, प्रॉपर गैस एक्सचेंज। अगर उन्होंने बोला होता ना कि प्रॉपर पेशेंट को वेंटिलेट हो, पेशेंट को सांस लेने में इजी हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि मेंटेन एडिक्वेट गैस एक्सचेंज, प्रॉपर गैस एक्सचेंज हो, है ना, प्रॉपर गैस एक्सचेंज हो, जो एल्वुलाई है, जो ब्लड है, यहाँ पे प्रॉपर गैस एक्सचेंज हो। अब पेशेंट COPD का है, तो COPD में क्या होता है, क्रोनिक रिटेंशन ऑफ CO2 होता है। अब क्रोनिक रिटेंशन ऑफ CO2 है तो आपने क्या देना है, ऑक्सीजन देना है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन बहुत लो फ्लो में देना होता है, दैट इज बाय वेंचुरी मास्क के थ्रू देते हैं, क्योंकि उनमें आप ज्यादा ऑक्सीजन भी नहीं दे सकते हो, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन दे दिया तो क्या हुआ, जैसे हम में क्या है नॉर्मल इंसान में कि जैसे ही ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कम होता है तो हमारा ब्रेन सेंस करता है कि ऑक्सीजन कम है, हमें सांस लेना है, बट उनमें ऑक्सीजन तो ऑलरेडी कम है, ऑक्सीजन तो ऑलरेडी सॉरी हम में अगर सॉरी मैंने गलत बोला, अगर हम में जैसे कि CO2 हमारे बॉडी में एलिवेट होता है, हमारे ब्लड में एलिवेट होता है, तो हमारा ब्रेन सेंस करता है कि CO2 इंक्रीज हो गया है, सांस लेना है, ठीक है ना, तो हम हाइपर वेंटिलेट करने लगते हैं। बट इन COPD पेशेंट में वो ऑलरेडी क्रोनिक रिटेंशन ऑफ CO2 है, तो वो तो ब्रेन सेंस नहीं करेगा ना कि ये तो है ही है, CO2 तो रिटेन ही रहता है, इसको छोड़ दो, तो उनमें कैसे ब्रेन सेंस करेगा जब ऑक्सीजन कम होगा, तो इसलिए हमें लो फ्लो ऑक्सीजन देना होता है विथ वेंचुरी मास्क से, है ना। सो हम यहाँ पे पेशेंट को क्या देंगे, अप्लाइंग अ हाई फ्लो वेंचुरी मास्क टू डिलीवर प्रिस्क्राइब्ड ऑक्सीजन देंगे, सो दैट प्रॉपर एडिक्वेट गैस एक्सचेंज हो, है ना। सो आंसर क्या होगा, डी होगा। डी इज द विच एक्शन शुड शी प्रायोरिटाइज, तो आंसर डी होगा, पहले हम उसको प्रॉपर ऑक्सीजन देंगे पेशेंट को, ठीक है ना, तो आंसर इज डी। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स थॉमसन इज एजुकेटिंग मिस कार्टर, अ पेशेंट विथ इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हु हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड
प्रेडनिसोलोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू मैनेज द इन्फ्लेमेशन, है ना, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है तो उसको प्रेडनिसोलोन चल रहा है टू मैनेज इन्फ्लेमेशन। ड्यूरिंग द टीचिंग सेशन नर्स थॉम्सन emphasizes the importance of adhering to the prescribed regimen and warns against abruptly stopping the medication, very very important। अगर पेशेंट प्रेडनिसोलोन लेता है, पेशेंट अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ले रहा है, तो हमें क्या पेशेंट को बोलना था कि आपको एकदम से छोड़ना नहीं है, आप जो डोज ले रहे हैं उसको प्रॉपर लेना है अंटिल एंड अनलेस आपको डॉक्टर ना बोले, क्योंकि अब्रप्टली छोड़ेंगे तो क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे पूछेगा। इफ मिस कार्टर डिसकंटिन्यू prednisolone suddenly she might experience, very very simple answer, that is B, क्या होगा, acute adrenocortical insufficiency हो जाएगा, क्योंकि वो prednisolone ले रहा है, बाहर से स्टेरॉइड्स ले रहा है, बाहर से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ले रहा है, तो बॉडी का जो मैकेनिज्म है, जो बॉडी का एंडोजीनस स्टेरॉइड जो फॉर्म हो रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बॉडी को लगेगा कि बाहर से तो आ ही रहा है, बाहर से स्टेरॉइड्स तो आ रहा है, तो बॉडी का खुद का जो स्टेरॉइड्स है, दैट इज कॉर्टिसोल, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कॉर्टिसोल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड आपने एकदम से अब्रप्टली स्टॉप कर दिया, तो बॉडी में तो इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोल तो नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होगा, एकदम से आपकी बॉडी पे स्ट्रेस होगा, एकदम कॉर्टिसोल कम हो जाएगा, एकदम से स्टेरॉइड्स कम हो जाएगा, तो क्या होगा, एक्यूट एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशियंसी होगा, पेशेंट को ऐसे लाइक वीकनेस होगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, इवन डेथ भी हो सकती है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें ये पेशेंट को एजुकेट करना है कि आपने एकदम से नहीं करना है। इसलिए कभी भी अगर पेशेंट का प्रेडनिसोलोन चलता है, पेशेंट को स्टेरॉइड्स चलता है, तो उसको हम टेपर करते हैं। लेट्स सपोज अगर 50 mg चल रहा है तो पहले 40 करेंगे, 30 करेंगे, 20 करेंगे, 10 करेंगे, देन स्टॉप करेंगे। धीरे धीरे पहले बॉडी को रिकवर होने देंगे कि बॉडी पहले खुद का कॉर्टिसोल बनाए उसको, है ना, तब धीरे धीरे स्टॉप करेंगे। सो इट इज ऑलवेज, स्टॉप कैसे करेंगे, टेपरिंग कर जाता है, कभी भी एकदम से अब्रप्टली स्टॉप नहीं करते, हमेशा टेपरिंग करके करते हैं स्टॉप, है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज क्या होता है, एक्यूट एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशियंसी हो सकता है। ठीक है, वन मोर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज नर्स ब्लाके इज मैनेजिंग द केयर ऑफ मिस रॉबर्ट्स, ठीक है, हु हैज बीन एडमिटेड टू द इंटेंसिव केयर यूनिट एंड प्लेस्ड ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन आफ्टर सफरिंग रेस्पिरेटरी अरेस्ट। ओके, द फिजिशियन हैज ऑर्डर्ड पल्स ऑक्सीमीटर टू मॉनिटर हर आर्टेरियल ब्लड और सैचुरेशन नॉन इन्वेजिवली। वेरी सिंपल, जो SpO2 प्रोब है वो ऑक्सीजन कैसे मॉनिटर करता है, नॉन इन्वेजिव ही मेथड से मेजर करता है ना। विच वाइटल साइन abnormality could potentially alter the pulse oximeter reading, very very important and very simple questions। कि उन्होंने बोला है कि SpO2 हम मेजर कर रहे हैं, पेशेंट का सैचुरेशन मेजर कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सा पैरामीटर है जो SpO2 रीडिंग को ऑल्टर कर सकता है। बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि SpO2 जो बेसिकली कैसे काम करता है। तो एज यू नो कि SpO2 प्रोब को हम बेसिकली कहाँ लगाते हैं, अपने पेरिफेरल में लगाते हैं, नेल्स के ऊपर लगाते हैं, ईयर लोब्स के ऊपर लगाते हैं ना। सो बेसिकली क्या मेजर करता है, इट मेजर द पल्साटाइल आर्टीरियल ब्लड फ्लो, है ना, आर्टीरियल ब्लड फ्लो मेजर करता है, ठीक है ना। पल्साटाइल आर्टीरियल ब्लड फ्लो, बेसिकली हमारा जो सैचुरेशन प्रोब है वो क्या मेजर करता है, इट मेजर द पल्साटाइल आर्टीरियल ब्लड फ्लो। तो टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, टेकिपनिया, फीवर। सो आप देखो, अगर पेशेंट हाइपोटेंशन में चला जाएगा, हाइपोटेंशन मतलब कार्डियक आउटपुट कम, पेशेंट का BP कम, हाइपोटेंशन कम आउटपुट हो रहा है, तो कम आउटपुट हो रहा है, तो जो आर्टरी के थ्रू जो ब्लड फ्लो भी है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आर्टरी के थ्रू ब्लड फ्लो भी कम होगा तो क्या होगा, पेशेंट को एबनॉर्मल जो सैचुरेशन है वो कम दिखाएगा, भले ही पेशेंट के ब्लड में ऑक्सीजन नॉर्मल अमाउंट में हो, इनफ अमाउंट में हो, बट स्टिल जो है वो सैचुरेशन कम दिखाएगा, क्योंकि जो आर्टरी में जो ब्लड फ्लो है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। तो आंसर क्या होगा, वेरी सिंपल, बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हाइपोटेंशन में पेशेंट का जो ब्लड फ्लो है इन द आर्टरी वो कम होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो सैचुरेशन में जो रीडिंग आएगी वो कम आएगी, है ना। क्योंकि उन्होंने यही पूछा, विच वाइटल साइन एब्नॉर्मेलिटी कुड पोटेंशियली अल्टर द पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग, दैट इज हाइपोटेंशन। अदरवाइज टेकिकार्डिया, टेकिपनिया या फीवर जो है वो अल्टर नहीं करेगा, क्योंकि इट मेजर द पल्साटाइल आर्टेरियल ब्लड फ्लो, राइट। सो आंसर इज बी, ठीक है। सो विद दिस हमारा क्वेश्चंस एंड होता है, बहुत कम है, लाइक 10 to 11 ही करेंगे, बट बेसिकली आपने पता होना चाहिए कि हमें कैसे क्वेश्चंस करना है ना। माय मोटिव इज टू टीच यू कि हाउ यू हैव टू अप्रोच टू अ क्वेश्चंस इन द एग्जाम, है ना, क्योंकि इतने कम अमाउंट ऑफ क्वेश्चन करने से तो कुछ नहीं होने वाला है। यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ MCQ सो दैट आपको समझ में आएगा, बट माय टारगेट इज ओनली दैट कि आपने
करना कैसे है वो समझ में आना चाहिए। तो प्लीज़ जहाँ से मिले, जैसे भी मिले, प्लीज़ एमसीक्यू करो, अच्छा वाला एमसीक्यू करो। लाइक ऐसे क्वांटिटी नहीं देखना आपको, क्वालिटी बेस्ड एमसीक्यू ज़रूर करो और रिवीजन बहुत अच्छे से करो, एमसीक्यू सॉल्व करो, टेस्ट दो, उसको प्रॉपर एनालाइज करो, जो भी गलती हो रही है उसको प्लीज़ मिनिमाइज़ करो। प्लस जो भी रॉन्ग आंसर हो रहा है, अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं, आपका मिस्टेक्स होता है, तो प्लीज़ आप ऐसे उदास मत हो कि मेरे को तो इतनी ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग आ रही है, क्यों आ रही है? सो नेगेटिव मार्किंग आ रही है, प्लीज़ उसको एनालाइज़ करके उसको कम करो कि ठीक है ये गलती हुई है, 200 में से 150 क्वेश्चंस मैंने सही किया, 50 गलत हुआ है, उस 50 को देखो क्यों गलत हुआ है, एंड देखो धीरे-धीरे वो 50 कम हो रहे, 50 से वो 45, 40 में कन्वर्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर अगर वो कन्वर्ट हो रहे, देन इट इज फाइन कि यस ये सही है। एंड इसका मतलब ये है कि आपने सारी गलतियां भी कर रहे हो ना, सो दैट ऑन द डे ऑफ एग्जाम में यही अगर एमसीक्यू आएंगे, इस तरीके के एमसीक्यू आएंगे, तो उस दिन आपको बहुत कम से कम गलती होगा। एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली आप जो पढ़ रहे हो वो किस दिन के लिए पढ़ रहे हो? एग्जाम डे के लिए ही पढ़ रहे हो, है ना? वो आज तो आपकी प्रैक्टिस है ना, तो आपको अपनी प्रैक्टिस के टाइम कब मार्क्स आ रहे हैं तो उससे आपको उदास नहीं होना है, आपने सीखना है, आपने एनालाइज करना है, सीखना है क्यों गलती हो रही है, क्योंकि ये सब कुछ आप इसलिए कर रहे हो सो दैट ऑन द डे ऑफ एग्जाम आपकी गलती ना हो, ठीक है ना? सो विद दिस, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहो।